अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सहपेर 3 बजे पठानकोट से गाड़ी अमृतसर की तरफ रवाना हो गई। अमृतसर पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। यहाँ से रात 9 बजे मुझे फ्रंटियर मेल पकड़ना थी। मैं फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में आकर बैठ गया और वहीं मैंने खाना भी मंगवा कर खाया। 8:30 बजे रात फ्रंटियर मेल के डब्बे प्लेटफार्म पर आकर लग गए तो मैं डब्बे में जाकर बैठ गया। 3-4 सवारियाँ पहले ही से बैठी हुई थीं। उनमें 2 सिख मुसाफिर भी थे जो शिकल और लिबास से कारोबारी आदमी लगते थे। गाड़ी चली तो एक सिख ने मुझसे बातें शुरू कर दी। सेकंड क्लास में भी बड़ा रश होता है महाराज, मैं तो हमेशा फर्स्ट क्लास में सफ़र करता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे बताया कि मैं अम्बाला जा रहा हूँ। वहाँ क्या काम करते हैं? आप तो पंजाबी लगते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं जलंधर का रहने वाला हूँ, कारोबार के सिलसिले में अमृतसर आया था और अब अम्बाला जा रहा हूँ। मैं प्लास्टिक गुड्स का कारोबार करता हूँ। ये कहकर मैंने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं जैसे मुझे नींद आ रही हो। फ्रंटियर मेल अमृतसर से निकलकर जलंधर की तरफ पूरी रफ्तार से उड़ी जा रही थी। गाड़ी अम्बाला पहुंची तो रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। इस बात का मुझे ख्याल ही नहीं रहा था कि मुझे अम्बाला के रेलवे स्टेशन पर आधी रात को नहीं पहुंचना चाहिए था। अम्बाला छावनी भारत में ज़बरदस्त फौजी अहमियत की हामिल थी और जाहिर है कि रेलवे स्टेशनों पर मिलिट्री इंटेलिजेंस पुलिस और सीआईडी के आदमी ज़रूर मौजूद होंगे। पहले मैंने सोचा कि ट्रेन ही में बैठा रहूँ और आगे दिल्ली की तरफ निकल जाऊँ और दूसरे दिन अम्बाला लौटाऊँगा। फिर ये सोचकर ट्रेन से उतरा कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मेजर कृष्ण किसी भी वक्त अपना इरादा बदल कर या अपना यूनिट के ऑर्डर पर पठानकोट छावनी पहुँच सकता था। अम्बाला शहर के रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म काफ़ी कुशाद और बारोनक था। मुसाफिर ट्रेन से उतर रहे थे और चढ़ भी रहे थे। इस भीड़ में ब्रीफ केस थामे मैं फर्स्ट क्लास के खाली वेटिंग रूम में आ गया। दीवार के साथ पुरानी तर्ज का दीवान पड़ा था। मैं उस पर दराज हो गया। फ्रंटियर मेल कुछ देर ठहरने के बाद रवाना हो गई। प्लेटफार्म पर आहिस्ता आहिस्ता शोर कम हो गया, फिर सन्नाटा छा गया। वेटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और रेलवे का एक वर्दी पोस्ट टिकट चेकर अंदर आया और बोला, शर्मा जी गाड़ी तो निकल गई। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं और यह जाहिर कर रहा था जैसे सो रहा हूँ। उसकी आवाज़ पर मैं हड़बड़ा कर उठा और बोला, क्या फ्रंटियर मेल निकल गई? ओ भगवान, इस नींद का बुरा हो। टिकट चेकर बोला, अब आपको सुबह 8 बजे वाली गाड़ी मिलेगी। कहाँ जा रहे थे? मैं दिल्ली जा रहा था। मैं फिर यह हकीकत भूल गया था कि मेरी जेब में अमृतसर से अम्बाला तक फर्स्ट क्लास टिकट है और दिल्ली जाने के लिए मैंने अम्बाला शहर से फर्स्ट क्लास का कोई टिकट नहीं खरीदा था। मगर मैं अपने आप को शक के इम्कानात से बचाने के लिए नातजुर्बाकारी की वजह से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। मैंने दिल में सोच लिया था कि अगर टिकट चेकर को मालूम हो गया कि मेरे पास दिल्ली का टिकट नहीं है तो इन्हें कहूँगा कि जिस वक्त मैं वेटिंग रूम में आकर लेटा था उसी वक्त टिकट घर बंद था। टिकट चेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो बोला, यहाँ सर्दी बहुत है, हमारे ऑफिस में आ जाएं, वहाँ कोयलों की अंगीठी जला रखी है। शुक्रिया, मैं यहीं पड़ा रहूँगा। टिकट चेकर चला गया तो मैं उठ बैठा। दिल ने कहा कि यहाँ से निकलो, बाकी रात स्टेशन के अंदर या किसी होटल में बसर करो। अभी अभी गाड़ी गई है, लोग यही समझेंगे कि तुम मुसाफिर हो, रात गुजरने आए हो। चुनाचे मैं वेटिंग रूम से बाहर प्लेटफार्म पर आ गया। अब एक मुसीबत सामने आ गई। अगर वही टिकट चेकर गेट पर खड़ा होगा तो मेरा पठानकोट से अम्बाले तक का टिकट देखकर ज़रूर पूछेगा। मगर खुशकिस्मती से प्लेटफार्म के गेट पर कोई टिकट चेकर मौजूद नहीं था। मैं गेट से निकल गया। स्टेशन के सामने कई एक इमारतें थीं जहां आधी रात के बाद भी रोशनियां हो रही थीं। उनमें होटल भी थे। एक होटल के बाहर ओशा होटल का न्यू साइन लगा हुआ था। होटल के दुकानदार के काउंटर पर एक हिंदू तिलक लगाया कंबल लिपेटे कुर्सी पर अकड़ू बैठा था। शायद वो ट्रेन के बचे कुछ मुसाफिरों के इंतज़ार में था। मैंने इत्मीनान कर लिया कि उसके आसपास कोई आदमी नहीं है। उसे अपना नाम केदारनाथ बताया और एड्रेस अमृतसर का लिखा और कहा कि मैं अमृतसर में खद्दर के स्टोर का एजेंट हूँ और कारोबार के सिलसिले में अम्बाला आया हूँ। जिस आदमी को मुझे स्टेशन पर लेने आना था वो नहीं आया। अब रात गुजार कर सुबह उसके घर जाऊँगा। इतनी रात के उसे बेआराम नहीं करना चाहता। ये वजाहत मैंने अपनी तरफ से ज़रूरी समझी, मगर होटल वाले महाशय के चेहरे से ज़ाहिर हुआ कि उसे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस मुझसे कमरे का पेशगी किराया लेकर ही मुतमईन हो चुका था
मुझे एक छोटे से कमरे में पहुंचा दिया गया जहां पलंग पर एक मेला सा लिहाफ पड़ा था। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और उन्हीं कपड़ों में लेट गया। मैंने खाना नहीं खाया, भूख तो लग रही थी लेकिन मैं सो गया। सुबह 8 बजे आँख खुली, गुसल खाने में जाकर सख्त सर्दी में ताज़ा पानी से गुसल किया, शेफ बनाई और फिर ऊपर ही डबल नाश्ता मंगवा लिया ताकि दोपहर को खाने की ज़रूरत महसूस न हो। फिर मैं ब्रीफकेस उठाए बहरा गया। स्टेशन के सामने सड़क पर काफ़ी रौनक थी, धूप निकली हुई थी। मैंने एक साइकिल रिक्शा लिया और उसे अम्बाला कैंट जाने को कहा। वहाँ मैं ख़ास मकसद लेकर जा रहा था। भारत की एक मशहूर और बहुत बड़ी छावनी थी और यहाँ मुझे आसानी से भारतीय फौज के अफसरों की फुल वर्दी मिल सकती थी। छावनी के बड़े बाजार में ऐसी कई दुकानें थीं जहाँ फौजी अफसरों के फूल, बटन, टोपियाँ और सिली सिलाई वर्दियाँ शोकेसों में नजर आ रही थीं। मैं एक निस्बतन बड़ी दुकान में दाखिल हो गया। मैंने गर्दन अकड़ा रखी थी और एक फौजी अफसर के से अंदाज में वर्दियों और चमकीले फौजी निशानों का जायजा लेने लगा। एक दुबला पतला हिंदू लड़का हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोला, सर किस रैंक की वर्दी चाहिए? मैंने उसकी तरफ गर्दन घुमा कर देखा और बोला, मेजर रैंक की वर्दी चाहिए। मैं अपने मिलिट्री टेलरों से तंग आ गया हूँ, कम वक्त सब निकम्मे हैं, कभी मेरे साइज का ख्याल नहीं रखते। महाराज हमारी दुकान 100 बरस पुरानी है, भगवान की कृपा से आज तक किसी ऑफिसर ने शिकायत नहीं की। इधर तशरीफ़ लाएं। जब मैं उस दुकान से निकला तो भारतीय फौज की 13 राजपूत डिवीजन के आर्टिलरी यूनिट के मेजर की वर्दी में था। मेरी जेब में मेजर कृष्ण का मिलिट्री आईडी कार्ड था, मगर उस पर अभी तक कृष्ण की तस्वीर चिपका थी। अब मेरा दूसरा मरला इस आईडी कार्ड पर अपनी तस्वीर चिपका करना था। अम्बाला छावनी के बाजार बड़ी बड़ी दुकानों और स्टोरों से भरे हुए थे। मैं मेजर की वर्दी में था। खतरा सिर्फ यही था कि यहाँ मुझे कोई मिलिट्री पुलिस का आदमी चेक ना कर ले। मैं एक फोटोग्राफर की दुकान में दाखिल हो गया। यहाँ मैंने पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर उतरवाई। इतनी देर दुकान में ही बैठा अखबार पढ़ता रहा और गोशे चश्म से बाहर बाजार में देखता रहा जब तक कि फोटोग्राफर ने तस्वीर तैयार करके मेरे हवाले नहीं कर दिया। दुकान से निकलकर मैंने स्टेशनरी की एक दुकान से गोंद की शीशी खरीदी और टैक्सी में सवार होकर सीधा रेलवे स्टेशन आ गया। मुझे उस टिकट चेकर का ख्याल आया जिसने रात मुझसे बातें की थीं, मगर वो वहाँ नहीं था। मैंने पठानकोट तक फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और वेटिंग रूम में आकर बैठ गया। बाथरूम खाली था। 2-3 मुसाफिर अपना सामान रखे बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया। बाथरूम में दाखिल होकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ब्रीफ के सिंगार मेज पर रखा। जेब से कृष्ण का शनाख्ती कार्ड निकाल कर उसकी तस्वीर के टुकड़े टुकड़े करके बहा दिए। उसकी जगह अपनी तस्वीर गोंद से अच्छी तरह चिपकाई, शीशी ब्रीफ केस में रखी और आईडी कार्ड पर एक निगाह डाली। मैं भर्ती फौजी के मेजर की फुल वर्दी में खूब सज रहा था। नीचे मेरा नाम मेजर कृष्ण लिखा था और कमांडिंग ऑफिसर के दस्तखत भी मौजूद थे। अब मेरा नाम केवल कृष्ण था, जिसके पठानकोट छावनी में ट्रांसफ़र के ऑर्डर हो चुके थे, मगर वो मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी लेकर डलहौजी में अपनी नकली बीवी के साथ अपनी सेहत बहाल कर रहा था। अब उसकी जगह मुझे पठानकोट छावनी जाकर चार्ज लेना था। खुद को मौत के मुंह में धक्का देने वाली बात थी, मगर मेरे मिशन की तकमील के रास्ते में तो जगह जगह मौत मुंह फाड़े खड़ी थी। मैं बाथरूम से निकल आया और एक कुर्सी पर बैठकर हिंदी अखबार पढ़ने लगा। मैं हिंदी पढ़ लिख सकता था। अखबार की खबरों से मालूम हुआ कि मशरकी पाकिस्तान में गड़बड़ और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है और भारतीय अफवाज और हुकूमत गहरी तशवीश की नज़र से सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। इतने में दिल्ली से अमृतसर जाने वाली गाड़ी आ गई। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी वेटिंग रूम से निकलकर फर्स्ट क्लास के डब्बे में दाखिल हो गया। प्लेटफार्म पर रिसाले अखबार किताबें बेचने वाला आ गया। मैंने उसे अंग्रेजी का एक रिसाला खरीदा और उसे खोलकर पढ़ने लगा, मगर मैं प्लेटफार्म का भी जायजा ले रहा था। बंद गेट के पास मिलिट्री पुलिस के 2 आदमी चाको चौबंद खड़े हर आने जाने वाले को घूर रहे थे। खुदा खुदा करके गाड़ी चली तो मैंने सुख का सांस लिया। अमृतसर से मुझे पठानकोट के लिए गाड़ी बदलना थी। अमृतसर में एक भयानक खतरा मुंह खोले मेरा मुंतजर था और वह खतरा स्मगलर करोंडिया का था। अगर इतफाक से वो अमृतसर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हुआ तो मुझे पहचान लेगा और अपनी गिरफ्तारी के खौफ से अगर मुझे पुलिस के हवाले ना करे तब भी वो मुझे ब्लैकमेल करके अपने साथ चलने पर मजबूर कर सकता था। ट्रेन शोर मचाती छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती अमृतसर की तरफ भागी चली जा रही थी। आखिर अमृतसर का स्टेशन आ गया। मैंने खिड़की से प्लेटफार्म पर नजर डाली।
प्लेटफार्म पर मुसाफिरों का रश था। मैं इस भीड़ में फर्स्ट क्लास की इंतजार गाह में आकर बैठ गया और इशारा खोल कर बगैर उसके मुताले में महव हो गया। इस वक्त पेशमानी के एक शदीद एहसास ने मुझे घेर लिया। मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान से यहाँ आकर और एक हिंदू मेजर का रूप धार कर सख्त गलती की है। मैंने अपने आप को भयानक खतरों में डाल लिया है। किसी भी वक्त मेरा भांडा फूट सकता है और फिर भारतीय जेलों की अजियत का एक तवील और जानलेवा सिलसिला होगा और मैं हूँगा। मैं मर भी नहीं सकूँगा और ज़िंदा लोगों में भी शुमार नहीं हो सकूँगा। एकदम से मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। दिल ने कहा फ़ौरन यहाँ से भाग चलो, किसी होटल में जाकर वर्दी उतार फेंको, आम से कपड़े पहनो, करौंडिया स्मगलर के पास जाकर माफ़ी मांगो, कोई मन घड़त कहानी उसे सुनाओ, बाकी बचे हुए रुपए उसके हवाले कर दो और उसकी मदद से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके अपने प्यारे वतन पहुंचकर इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करो। ये इतना ताकतवर एहसास था कि मैं रिसाला एक तरफ रख कर उठ खड़ा हुआ, सीधा बाथरूम में गया, आईने में अपना अक्स देखा। मैं भारतीय फौज का मेजर था। अचानक ख्याल की एक और मौज उठी जो पहली मौत से ज़्यादा ताकतवर थी। मैंने सोचा अगर मुझे यहाँ से भागना ही था तो यहाँ क्यों आया था, इतनी मनसूबाबंदी किस लिए की थी, इतने मसाइब क्यों उठाए थे, इतने ख़तरे क्यों मोल लिए थे। मैंने अपने ज़मीर से जो वादे किए थे, क्या यहाँ से भागने के बाद पाकिस्तान में वो मुझे इत्मीनान से ज़िंदा रहने देंगे। मैं जिस मुक़द्दस मिशन को लेकर घर से निकला हूँ वो मुझे हर हाल में पूरा करना होगा। इसमें मेरे किरदार की अजमत पोशीदा है, इसमें मेरी सुरखरुई है। मैं अपने लाखों हमवतन लोगों को एक जदीद तरीन और ख़तरनाक तरीन तोप की तबाही से बचाने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे महज अपनी जान के लिए लाखों हमवतनों की ज़िंदगियाँ दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ये कौमी वक़ार और कौमी जज्बे के मुनाफी है और फिर मैं आधा रास्ता तय कर चुका हूँ। अगर यहाँ से वापस भाग गया तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। इस ख्याल ने मुझे एक बार फिर अपने पाँव पर मजबूती से खड़ा कर दिया और मैं एक नया अज़म लेकर बाथरूम से निकलकर वेटिंग रूम में आ गया। बाहर आते ही मेरा दिल धक से रह गया। सामने भारतीय मिलिट्री पुलिस के दो चाको चौबंद जवान खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने एड़ियाँ जोड़कर सैल्यूट किया। एक सूबेदार ने मेरी तरफ तेज आंखों से देखते हुए पूछा, सर आपकी यूनिट कौन सी है और आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने अपने आप को हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया। मैं 13वीं राजपूत आर्टिलरी रेजिमेंट का मेजर केवल करिशन हूँ। ये कहकर मैंने एक शान बेनियाजी से बटवा निकाला और मिलिट्री का शनाख्ती कार्ड निकाल कर एक के हाथ में थमाते हुए अपनी कुर्सी पर आकर अखबार पढ़ने लगा। दोनों जवान मेरे करीब आए, मेरा आईडी कार्ड बड़े अदब से मुझे वापस किया और दोबारा सैल्यूट करके दरवाजे की तरफ मुड़े तो मैंने आवाज़ दी, जवान इधर आओ। वो पलट कर मेरे पास आ खड़े हुए। मैंने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा, मैं पहली बार जलंधर छावनी से ट्रांसफ़र होकर पठानकोट कैंट जा रहा हूँ। क्या तुम कभी पठानकोट कैंट गए हो। सर मैंने 4 महीने उधर ड्यूटी दी है। कैप्टन वर्मा हमारे जीसीओ थे, मुझे जंगली कहा करते थे। सर बड़ी नंबर 1 छावनी है। सर चाय लाऊं आपके लिए। एक सिपाही बोला, नो थैंक यू, तुम जा सकते हो। वो एक बार फिर सैल्यूट करके बाहर निकल गया। इसका मतलब है कि वहाँ मेरा वास्ता किसी कैप्टन वर्मा से पड़ेगा। वो सिपाही को जंगली कहता था, गोया उखड़ तबीयत का रंग हर होगा। मेरे लिए इतनी मालूमात बहुत थी। एक कुली अंदर आया तो मैंने उसे पठानकोट जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा। उसने बताया कि ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 4 पर लगेगी, अभी आधा घंटा बाकी है। ये निसफ घंटा मैंने वेटिंग रूम में ही गुजार दिया। अचानक दरवाज़ा खुला और मिलिट्री पुलिस का वही जवान दाखिल हुआ जो पठानकोट छावनी में 2 माह काट चुका था। सैल्यूट करके बोला, सर ट्रेन लग गई है प्लेटफार्म नंबर 4 पर। मैं उठा बाहर जाने लगा तो उसने पूछा, सर आपका लीगज कहाँ है। मेरा लीगज पहले ही पहुंच गया है, फिक्र न करो। यस सर। वह मुझे अपनी रहनुमाई में पुल पर से गुजार कर दूसरी जाने प्लेटफार्म नंबर 4 पर ले गया। यहाँ पठानकोट जाने वाली पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी। यहाँ उसका दूसरा फौजी साथी एक डब्बे के बाहर टेंशन खड़ा था। मैंने देखा कि डब्बा पूरे का पूरा खाली था। मुसाफिर डब्बे से बाहर खड़े हमें देख रहे थे। दूसरे मिलिट्री पुलिस के जवान ने सैल्यूट करते हुए कहा, सर आपके लिए पूरा कंपार्ट खाली कर दिया गया है। मैंने हाथ के इशारे से उनका शुक्रिया अदा किया और डब्बे में जाकर घड़ी के पास बैठ गया। फिर मैंने जेब से बटवा निकाल कर खोला। 100 रुपये का एक नोट अपनी मुट्ठी में दबाया। दोनों जवान मेरी कार्रवाई को दिलचस्पी से देख रहे थे। मैंने हाथ मिलाते हुए एक जवान के हाथ में नोट थमा दिया। वो खुश होकर बोला, थैंक यू सर।
वो मुझे सलूट करके दूसरे मुसाफिरों को वहाँ से इधर उधर हटाते हुए चले गए। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया। फौजी टोपी उतार कर बाल संवारे, गहरे सब्ज रंग की गर्म टई की नाड़ दुरुस्त की, वर्दी पर रुमाल फेरा और सर पर टोपी जमा कर धुंधले आईने में चेहरा देखा। फिर मुस्कराता हुआ बहरा गया। पैसेंजर ट्रेन अपनी जगह जमी हुई थी। गार्ड ने सीटी बजाई, इंजन ने वसल दिया और गाड़ी प्लेटफार्म से आगे को खिसकी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। गाड़ी शरीफपुरे वाले फाटक से आगे निकलकर बाएं जाने वाले अमरूदों के बागों के साथ साथ जा रही थी। आगे जाकर ट्रेन मेन लाइन से अलग होकर बाएं तरफ बटाला पठानकोट जाने वाली लाइन पर आ गई। यह वही रेलवे लाइन थी जिस पर मैंने आधी रात के बाद बटाला तक का पैदल सफ़र किया था। बटाला स्टेशन आ गया। गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी और फिर आगे रवाना हो गई। पैसेंजर ट्रेन थी, हर स्टेशन पर ठहरती जा रही थी। आखिर शदीद इंतज़ार के बाद पठानकोट स्टेशन आ गया। मैं रेलवे स्टेशन से निकला और एक टैक्सी में बैठ गया। छावनी चलो, मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा। अच्छा सर, उसने जवाब दिया। सिख ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट कर दिया। टैक्सी पठानकोट के बाजारों से गुजरती हुई छावनी की तरफ बढ़ रही थी। मैं मौत के मुंह में जा रहा था। टैक्सी छोटी छोटी टेकरियों के दरमियान से गुजरती छावनी की तरफ बढ़ रही थी। पठानकोट छावनी का इलाका शुरू हो गया। मुझे दूर छोटे छोटे टीलों में घरी हुई फौजी बैरक से और एक तरफ खड़े फौजी ट्रक नजर आए। बैरक के दरमियान एक जगह रेजिमेंट का परचम लहरा रहा था। दोपहर के 2 बजे थे। सड़क के दरमियान एक जगह रुकावट लगी थी और 2 सिपाही कंधों पर स्टीन गन्ने लटकाए खड़े थे। टैक्सी रुक गई। सिख सिपाही टैक्सी के करीब आए और मुझे सैल्यूट किया और तेजी से बांस ऊपर कर दिया। टैक्सी आगे निकल गई। मैं गौर से एक एक चीज़ को देख रहा था। रेजिमेंट के बैरकनुमा दफ्तर के बाहर टैक्सी रुक गई। 2 हिंदू सिपाही दफ्तर की सीढ़ियों के आगे मुस्तैद खड़े थे। एक जनेब 2 फौजी जीपें और एक ट्रक खड़ा था। मैंने टैक्सी वाले को रुखसत किया और बरीफ केस उठाए दफ्तर की तरफ बढ़ा। दोनों फौजियों ने मुझे सैल्यूट किया और अपनी जगह पर उसी तरह टेंशन खड़े रहे। रेजिमेंटल ऑफिस का दरवाज़ा बंद था। मैं बड़ी शान और एतमाद से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ बरामदे में आया और दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दिए। बाहर कैप्टन बिलराम वर्मा की नेम प्लेट लगी हुई थी। मैं समझ गया कि यह वही कैप्टन वर्मा है जिसका तज़किरा अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस के जवान ने किया था। यस कम इन, अंदर से आवाज़ आई। मैं अंदर दाखिल हो गया। छोटा सा कमरा बिजली के हीटर से गर्म हो रहा था। मेरी वर्दी और रैंक देखते ही पुख्ता उम्र का गोल मटोल हिंदू कैप्टन वर्मा जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने खटाक से सैल्यूट किया और बोला, सर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कैप्टन वर्मा हो? आई एम श्योर, यस सर। कैप्टन वर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्लीज टेक अ सीट। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो अभी तक खड़ा था। मैंने उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, इट इज़ कैप्टन। वो थैंक यू कहता हुआ बैठ गया। अब वो ये मालूम करने को बेताब था कि मैं कौन हूँ और छावनी में क्या करने आया हूँ। उसने मेरे कंधे पर मेजर के ओहदे का फूल और क्राउन के नीचे आर्टिलरी का मोनोग्राम पढ़ लिया था। मैं मेजर केवल कृष्ण हूँ, 13वीं राजपूत आर्टिलरी। कैप्टन वर्मा उछलकर खड़ा हो गया। सर, आपका तो हमने बहुत इंतज़ार किया, मगर आप तो सिक लीव पर थे। मैंने हाथ तापते हुए कहा, यस कैप्टन, मैंने मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी ली थी, मगर तुम जानते हो आजकल भारतवर्ष के हालात कैसे हैं। मैंने छुट्टी कैंसिल करा दी। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। वेरी गुड सर, मोस्ट वेलकम। फिर वो मेज़ की दराज में से एक फाइल निकाल कर देखने लगा। सर, आपके आईडी कार्ड गुम होने की हमें रिपोर्ट मिली थी। मैं ज़रा ठुठका, फिर फ़ौरन ही हंसकर बोला, ओ यस माई गुड लक हुई। आईडी कार्ड मेरे बेडरूम के क्लोजट से मिल गया। ये देखो। मैंने बटुए से मेजर कृष्ण वाला कार्ड निकाल कर कैप्टन वर्मा की तरफ बढ़ाया, जिस पर मेरी तस्वीर चिपका थी। थैंक गॉड सर, मगर आपने रिपोर्ट नहीं की। अभी हमारी रिपोर्ट लिख लो और जलंधर कैंट हमारी रेजिमेंट को भी इन्फॉर्म कर दो।